शायद मैंने उसे हाथ लगाया था, बस ये देखने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं। मेरा यकीन करे। एमन के हाथ में हथकड़ियां थी और पुलिस उसको अपने साथ लेके जा रही थी। लेकिन तुम उसके घर पर क्या करने के लिए गई थी? जमील मर गया। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? कत्ल हुआ है उसका। कुछ नहीं किया। हम लोग मेरी अम्मी को कहाँ लेके तुम जा घर रहे जाओ, हैं? मेरी अम्मी जाओ। को मत लेके जाएं। और हम आप कुछ करें, आप कुछ करते क्यों नहीं? आज हमारे पास एक तुर्क ड्रामे की किस्त का ट्रांसक्रिप्ट है। काफ़ी शदीद जज्बात हैं उसमें, ड्रामाई मोड़ हैं और किरदारों के ताल्लुकात भी आप देखें काफ़ी पेचीदा हैं। जी बिल्कुल, और हम कोशिश करेंगे कि इस किस्त के जो अहम वाक़यात हैं उनका ज़रा गहराई से जायज़ा लें। हाँ, क्योंकि ये किस्त एक खुशी के लम्हे से शुरू होती है। एक फुटबॉल मैच जीता गया है, जश्न हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन फौरन ही कहानी एक बहुत, आप कहें, संगीन मोड़ लेती है। हाँ, जब एक मरकजी किरदार एमन, उन पर कत्ल का इल्ज़ाम लग जाता है। जी, और ये वाक़या फिर सबकी ज़िंदगियों में एक हलचल मचा देता है, सिर्फ एमन की नहीं बल्कि उससे जुड़े हर शख्स की। तो आज यही कोशिश रहेगी कि उन वाक़यात की तह तक पहुँचें। किरदारों की जो रद्द-ए-अमल हैं वो क्यों हैं, उनके पीछे क्या महरक़ात हो सकते हैं। और ये भी देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्ट में जो इशारे मिलते हैं उनसे कहानी आगे क्या रुख ले सकती है। चलें तो फिर शुरू करते हैं इस सूरत हाल का तज्जिया। अच्छा, तो किस्त शुरू होती है खेल के मैदान से। करीम की टीम मैच जीत गई है जी, और हर तरफ जश्न का समा है, लोग नारे लगा रहे हैं। ट्रांसक्रिप्ट में साफ सुनाई दे रहा है, करीम यार हमारा हीरो है। बिल्कुल, एक वाज़े खुशी का लम्हा है। कोच अकमल भी खुश हैं टीम से। जी, वो कहते हैं बहुत अच्छा खेला है आज तुम लोगों ने, और ये भी कि आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और हमने ये कर दिखाया। तारीफ कर रहे हैं। लेकिन साथ ही वो एक नसीहत भी करते हैं। हाँ, वो बहुत अहम है। कहते हैं और अब ये गेम जीत गए हो तो ढीले मत पड़ जाना। यानी कामयाबी को बस सर पर नहीं चढ़ाना। बिल्कुल, मुस्तकिल मेहनत जरूरी है। ये शायद सिर्फ खेल नहीं, जिंदगी के बारे में भी बात है। हो सकता है। अच्छा, इसी जश्न के माहौल में दूसरी तरफ ज़ैनब और अनमोल के दरमियान कुछ तनाव सा है। हाँ, अनमोल जो है वो बासित से माफी मांगना चाहती है। कोई पिछली गलती हुई है उससे। और वो ज़ैनब से मदद मांग रही है। कहती है प्लीज ज़ैनब मेरे साथ चलो, मैं अकेले उसका सामना नहीं कर सकती। उसकी आवाज में घबराहट है, लेकिन ज़ैनब क्या करती है, वो उसे टाल देती है। हाँ, कहती है कि माफ करना अनमोल, लेकिन मुझे वाकई में जाना है, बहुत जरूरी काम है। अब ये जरूरी काम क्या है ये वाजे नहीं है, लेकिन जिस तरह वो कहती है लगता है या तो वाकई कोई काम है या फिर वो, क्या कहते हैं, उस मामले से बचना चाह रही है। हाँ, ये एक पहला इशारा है कि इनके आपसी ताल्लुकात में शायद कुछ पेचीदगियां हैं। जी, और फिर फौरन ही एक और उलझन सामने आती है, बासित की, उसकी चोट। ओ हाँ, कोच पूछते हैं उसके जख्मी हाथ के बारे में। बासित कहता है कि जी वो घर में सीढ़ियों से गिर गया था, मेरा पांव फंस गया और मैं गिर गया। बज़ाहिर एक आम सी बात, लेकिन क्या वाकई आम है? कोच को शक होता है। हाँ, वो सीधा पूछते हैं अगर किसी से लड़ाई हुई है तो बता सकते हो मुझे। और फिर खास तौर पे एक नाम लेते हैं, उक्सल का। उक्सल से ताल्लुक है ना इस बात का। इसका मतलब है कोच को अंदाजा है कि बासित और उक्सल के बीच कुछ मसला चल रहा है। बिल्कुल, कोई पुरानी दुश्मनी या कुछ। और बासित का जवाब वो बहुत मुबहम है। जी, कहता है ऐसा नहीं है सर, होता तो बता देता, नहीं उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। ये ना हाँ है ना है, क्या वो कुछ छुपा रहा है कुछ से? लगता तो यही है। उसकी हिचकिचाहट, गोलमोल जवाब, शक तो पैदा होता है। तो बात दिलचस्प हो जाती है कि एक मामूली सी चोट भी शायद इतनी मामूली नहीं है। सही कहा। ये जो शुरू के मंजर है ना, जश्न, लेकिन साथ में ये छोटी छोटी उलझनें, ज़ैनब का वो जरूरी काम, अनमोल की माफी, बासित की मशकूक चोट, ये सब मिलकर लगता है जैसे आगे आने वाले किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये किरदारों के दरमियान जो गैर वाज़े मामलात हैं, जो राज है, वो कहानी को गहराई दे रहे हैं। और ये गहराई फौरन ही एक बहुत ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर लेती है। मंजर बदलता है और हम पुलिस स्टेशन में हैं। जी, एमिन यल्माज वहाँ है और सूरत हाल बहुत संगीन है। वो शदीद परेशानी में है, अपनी बेगुनाही पर इसरार कर रही हैं। हाँ, पुलिस ऑफिसर से कह रही हैं मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं वहाँ पहुंची तो वो पहले ही मर चुका था, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे छुआ तक नहीं।
आवाज में खौफ भी है और यकीन दिलाने की कोशिश भी। और काबिल तवज्जो बात यह है कि वो फौरन एक वजह बताती हैं वहां होने की। जी, वो कहती हैं कि वो मायदा साहिबा नामी किसी खातून की फाइलें देने गई थी जमील नामी शख्स के घर। वो मायदा साहिबा के साथ काम करता था। मायदा साहिबा फाइलें देना भूल गई थी उसे, मैं सिर्फ वो देने गई थी। अब ये बयान कि उन्हें सिर्फ फाइलें देने भेजा गया था, क्या ये मुकम्मल सच है या सिर्फ एक क्या कहते हैं फौरी दिफाई रद्द अमल? ट्रांसक्रिप्ट से इस वक्त पता नहीं चलता। इसी दौरान जहान को फोन आता है। गालिबन कोई खातून, शायद ग्लीन, बताती हैं कि एमन पुलिस स्टेशन में है। और जहान फौरन वहां पहुंचता है। वहां जो वो देखता है वो बहुत परेशान कन मंजर है। जी, एमन को हथकड़ी लगी हुई है, पुलिस उन्हें ले जा रही है और साथ ही एक स्ट्रेचर पर एक लाश बाहर लाई जा रही है, सफेद चादर से ढकी हुई। ओह, तो ये वाजे हो जाता है कि ये सिर्फ हिरासत नहीं, ये कत्ल का मामला है। बिल्कुल, जहान फौरन समझ जाता है और वो इब्राहिम नामी वकील को फोन करता है। ये उसका जिम्मेदाराना रद्द अमल है। जी, और इसी अफरा तफरी में एमन अपनी परेशानी के बावजूद जहान से एक दरख्वास्त करती हैं। हाँ, वो कहती हैं, जहान, ज़ैनब को कुछ मत बताना, वो परेशान हो जाएगी। ज़ैनब उनकी बेटी है। और जहान उन्हें तसल्ली देता है, तुम फिक्र मत करो, हम ज़ैनब का ख्याल रख लेंगे। ये लम्हा बहुत अहम है। ये सिर्फ एक माँ की फिक्र नहीं दिखाता, बल्कि ये सवाल भी उठाता है कि क्या एमन को अंदाज़ा है कि ये मामला कितना संगीन है और ज़ैनब पर क्या गुजरेगी। और ये खबर वाकई फैल जाती है। ट्रांसक्रिप्ट में कोई फ़ोन पर कह रहा है जमील मर गया, कत्ल हुआ है उसका। और जब पूछा जाता है किसने मारा, तो जवाब मिलता है एमन नामी औरत ने। तो इल्ज़ाम लग चुका है। शक की सुई मजबूती से एमन की तरफ है। जी, अब कहानी का रुख मुड़ता है उस वाक़े के असरात की तरफ। खास तौर पर ख़ानदान पर क्या बीत रही है। और जहान को ये मुश्किल काम करना है कि वो ज़ैनब को ये खबर दे। वो बहुत एहतियात से बात शुरू करता है। देखो ज़ैनब, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ, जिसको सुनकर तुम परेशान मत होना, घबराना भी नहीं। ज़ैनब फौरन समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। जी, जब जहान बताता है दरअसल एक बुरा वाक़या हुआ है, उसकी वजह से एमन को पुलिस उठाकर ले गई है और वो हिरासत में है, तो ज़ैनब का रद्द अमल वो बहुत शदीद होता है। वो बिल्कुल टूट जाती है, यकीन नहीं कर पाती। हाँ, वो बार बार कहती है मेरी अम्मी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मुझे पूरा यकीन है कि उसने कुछ नहीं किया होगा, वो तो मक्खी को भी नहीं मार सकती। ये सिर्फ सदमा नहीं है, ये अपनी माँ की मासूमियत पर एक गैर मुतज़लज़िल यकीन है। बिल्कुल, एक जज्बाती यकीन। अब सवाल ये है कि क्या ये यकीन हक़ाइक़ पर मबनी है या सिर्फ बेटी की मोहब्बत है। दूसरी तरफ करीम है। जब उसे पता चलता है एमन की गिरफ्तारी और ज़ैनब की हालत का, तो उसका रद्द अमल भी फौरी है। जहाँ तक मैं इन्हें जानता हूँ, ऐसा नहीं कर सकती। ज़ैनब की अम्मी एक अच्छी औरत है। तो यहाँ करीम का किरदार एक मुहाफिज के तौर पर सामने आता है। हाँ, लेकिन क्या ये सिर्फ जज्बाती बात है या कोई वजह है? और वो सिर्फ बातों तक नहीं रहता। नहीं, वो अमली कदम उठाता है। कहता है असल में इस वक्त ज़ैनब को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं जाकर देखता हूँ इस मामले के पीछे कौन है। और वो सीधा जमील के घर यानी क्राइम सीन चला जाता है। ये एक बहादुराना कदम है, पर क्या ये समझदारी है? एक नौजवान बगैर तजुर्बे के पुलिस के काम में मुदाखलत? हाँ, ये मददगार होगा या मामला मजीद उलझा देगा, ये देखना होगा। अच्छा, इस सारे ड्रामे के बीच में एक छोटा सा मंजर अनमोल और बासित का भी है। जी, अनमोल आखिरकार बासित से माफी मांग लेती है। कहती है, बासित, मुझे बहुत अफसोस है, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। और बासित हैरत अंगेज तौर पर बड़ी आसानी से उसे माफ कर देता है। बस ठीक है, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता रोनी, माफी की कोई बात ही नहीं। ये मंजर जो मरकजी कहानी का तनाव है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। शायद ये दिखाने के लिए कि जिंदगी के दूसरे पहलू भी चल रहे हैं। हाँ, और ये कि माफी और सुलह भी मुमकिन है। बिल्कुल। खैर, वापस ज़ैनब की तरफ आते हैं। जहान और उसकी बीवी देलिया उसे सहारा देने के लिए अपने घर ठहरने को कहते हैं। हाँ, जहान कहता है तुम आज रात हमारे घर पे रुक जाना, बल्कि आज से तुम हमारे साथ ही रहना जब तक एमन वापस नहीं आ जाती। ये एक हमदर्दी भरी पेशकश है। ज़ैनब पहले हिचकिचाती है। वो अपनी माँ का इंतज़ार अपने घर पर करना चाहती है। मैं अपने घर पर जाऊंगी, अपनी अम्मी का इंतज़ार करूंगी। ये उसकी उम्मीद को जाहिर करता है। लेकिन फिर वो मान जाती है कि अगर उसकी माँ आई और उसे अकेला पाया तो मजीद परेशान होंगी।
لیکن جہان کے گھر میں زینب کا استقبال اچھا نہیں ہوتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جہاں کی بیٹی ملیحہ وہ زینب کی موجودگی پر بہت سخت ناگواری دکھاتی ہے۔ وہ اپنے باپ سے پوچھتی ہے زینب یہاں کیوں آئی ہے؟ اس کا مطلب وہ یہیں رہے گی اب سے؟ اور پھر بہت تلخ لہجے میں کہتی ہے، واہ کیا بات ہے، ماں نے قتل کر دیا اور بیٹی یہاں رہے گی۔ اوہ، یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے۔ جی، یہ زینب کے لیے صورتحال کو اور بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ ایک طرف ماں کی فکر، دوسری طرف یہ دشمنی بھرا ماحول۔ ملیحہ تو یہ تک کہہ دیتی ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی۔ گھر کے اندر ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ الزام صرف ایمن پر نہیں، اس کی بیٹی پر بھی اثر کر رہا ہے۔ بالکل، اور اسی مشکل لمحے میں باسط فون کرتا ہے۔ ہاں، جب اسے زینب کی حالت پتہ چلتی ہے تو وہ اسے تسلی دیتا ہے، کہتا ہے تم بالکل پریشان مت ہو، میں بھی آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ یہ فون کال ملیحہ کے رویے کے بالکل الٹ زینب کے لیے شاید ایک سہارا بن سکتی ہے۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ زینب کو مختلف قسم کے رد عمل مل رہے ہیں، کچھ ہمدردی، کچھ دشمنی۔ تو اب قسط کے اختتام تک آتے آتے بہت سے سوال کھڑے ہو گئے۔ سب سے بڑا سوال تو یہی، کیا ایمن واقعی بے گناہ ہے؟ اس کا اور زینب کا یقین اپنی جگہ، لیکن کیا اس کے جمیل کے گھر جانے کی وجہ صرف فائلیں تھیں یا کوئی اور بات ہے جو وہ چھپا رہی ہے؟ ٹرانسکرپٹ میں شک کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ملتی، مگر حالات مشکوک ہیں۔ بالکل، اور یہاں یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایمن قاتل نہیں تو پھر کون ہے؟ جی، کیا یہ ممکن ہے کہ ایمن کو جان بوجھ کر پھنسایا جا رہا ہو؟ اور وہ فائلیں، مائدہ صاحبہ کا کردار، کیا یہ سب اتنا سیدھا ہے جتنا بتایا گیا؟ کیا مائدہ صاحبہ کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے اس قتل سے؟ یہ سوالات ٹرانسکرپٹ اٹھاتا ہے، جواب نہیں دیتا۔ پھر کریم کی وہ ذاتی تفتیش، وہ کرائم سین پہنچ تو گیا ہے۔ ہاں، لیکن کیا وہ واقعی کوئی ایسا سراغ ڈھونڈ پائے گا جو پولیس کو نہیں ملا؟ اس کا جذبہ تو ٹھیک ہے، پر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہیں وہ شواہد خراب نہ کر دے یا خود مشکل میں نہ پھنس جائے۔ یہ بھی ایک خطرہ ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم، زینب، وہ اس سارے دباؤ کا سامنا کیسے کرے گی؟ جی، ایک طرف ماں کی فکر، دوسری طرف یہ سماجی دباؤ جیسا ملیحہ کے رویے سے ظاہر ہے، اس کی اپنی زندگی تو بالکل الٹ پلٹ گئی ہے۔ اسے کون سنبھالے گا؟ باسط نے مدد کی پیشکش کی ہے، کریم مدد کرنا چاہتا ہے، جہان اور دیلیا ہمدرد ہیں۔ لیکن کیا یہ کافی ہوگا، خاص طور پر جب گھر کے اندر سے ہی مخالفت ہے؟ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ کردار زینب کی مدد کیسے کرتے ہیں، اور کیا ان کی کوششیں سچائی سامنے لانے میں مدد دیں گی یا مزید الجھنیں پیدا کریں گی؟ ان کے اپنے تعلقات بھی تو آزمائش میں پڑیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے اس ٹرانسکرپٹ میں دیکھا کہ کیسے کھیل کے میدان کی خوشی، وہ جشن کا ماحول پل بھر میں بدل گیا۔ جی، پولیس اسٹیشن کی تاریکی، قتل کا الزام اور کرداروں کی زندگیوں میں ایک بھونچال آ گیا۔ ایمن کی گرفتاری نے نہ صرف ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا، بلکہ زینب اور ان کے آس پاس کے سبھی لوگوں کو شدید صدمے اور غیر یقینی صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ بالکل، یہ واقعات یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کتنی غیر متوقع ہو سکتی ہے، اور جو بظاہر نظر آتا ہے وہ اکثر پوری تصویر نہیں ہوتی۔ کرداروں کے ماضی کے راز، ان کے پیچیدہ تعلقات، وہ چھپے ہوئے محرکات جیسے باسط کی چوٹ یا زینب کا وہ ضروری کام۔ جی، یہ سب آنے والے وقت میں اس کیس پر اور کرداروں کی قسمت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ قانون تو اپنا کام کرے گا، لیکن سچائی تک پہنچنا اکثر بہت پیچیدہ ہوتا ہے۔ ذاتی وفاداریاں، جذبات، چھپی ہوئی سازشیں سب اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ پوری صورتحال ایک گہرا نقطہ بھی اٹھاتی ہے کہ جب آپ پر یا آپ کے کسی پیارے پر کوئی سنگین الزام لگتا ہے تو اعتبار کا معیار کیا ہوتا ہے؟ صحیح بات ہے۔ ہم نے دیکھا کچھ کردار جیسے زینب اور کریم فوراً یقین کر لیتے ہیں بے گناہی پر، جبکہ دوسرے جیسے ملیحہ فوراً شک اور مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کے مختلف پہلو ہیں، غیر مشروط حمایت، بامقابلہ شک اور سماجی دباؤ۔ ایک بات جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جمیل کی موت ایک الگ تھلگ واقعہ ہے، یا پھر یہ ان چھوٹے چھوٹے رازوں اور تناؤ سے جڑی کسی بڑی تصویر کا حصہ ہے، جیسے باسط کی چوٹ، اکسل کا ذکر، ایمن کی فائلیں۔ کیا کوئی ایسی بڑی سازش ہے جس سے کردار ابھی واقف ہی نہیں ہے؟ شاید یہ وہ پہلی ہے جس کے ٹکڑے آنے والے وقت میں جڑیں گے۔